नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मौर्य काल की बात कर रहे थे, तो मौर्य काल में हमने जो राजाएं थे उनका शासन वगैरह पढ़ लिया था। इसके अलावा प्रशासन, अर्थव्यवस्था और वो सेना वगैरह सब हमने पढ़ ली थी। उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा था, वो था मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति। क्या था? कला और संस्कृति। एक आप बात लिख के रख लेना चाहिए कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो लगभग लगभग 90% चांस से क्वेश्चन यही बनेगा, लगभग क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, तो कला संस्कृति की बात करते हैं तो कला संस्कृति में सबसे बड़ी एक ही चीज पढ़ने को मिलती है, वो है इसके अभिलेख या फिर शिलालेख। ठीक है, तो बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी कला संस्कृति थी वो दो तरह की थी। एक तो की थी दरबारी, जो मतलब सार्वजनिक थी, जो राजा द्वारा की जाती थी, मतलब जो राजा द्वारा करवाई जाती थी। और एक थी लौकिक, जो लोगों द्वारा यानी अपने स्तर पे करवाई जाती थी, उसका हुआ लौकिक। ठीक है, अब दरबारी कला से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य का भवन। इसे राजप्रसाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजप्रसाद भी कहते हैं। ये कहते हैं कि जब भी चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की तो उसने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। पर पाटलिपुत्र की जगह वहां पे पहले था जंगल। उस जगह को बनाने के लिए उसने जंगल को कटवाया। अब जंगल को कटवाया तो वहां से लकड़ियां निकली। अब क्या करता, उसने सोचा कि अगर इन लकड़ियों को जला दिया जाए तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि उस जंगल में जो हाथी थे उसको तो उसने बंदी बना लिया, क्यों हाथियों की सेना बना ली। और कुछ हाथियों से वो लकड़ियां इकट्ठी करवानी चालू कर दी, जिससे उसने क्या किया, अपने जो महल था उसका निर्माण करवाया। ठीक है, उस महल में कितने खंबे थे? 80 खंबे युक्त महल का निर्माण करवाया, वो भी लकड़ियों से। ठीक, जिसके साक्ष्य पाटलिपुत्र के बुलंदी बाग से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो जो अशोक थे उसके स्तंभ कला, जो उसका स्तंभ कला था। कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो अशोक के स्तंभ कला थी उसकी तुलना जो ईरानी स्तंभ थे, ठीक है, उनसे की गई थी। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा उनमें फर्क क्या होता है। अब अशोक के स्तंभ कला थे ना, तो उसकी मैं आपको विशेषता बताता हूँ। ईरानी की भी इसके बाद बताऊंगा। अशोक के स्तंभ कला में एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये एक सिंगल पत्थर होता था। मतलब जो इसका ये मान के चलो आप, मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्तंभ था, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ रखा होता था। ठीक है, ठीक, तो ये स्तंभ में क्या होता था, ये क्या होता था, सिंगल पत्थर होता था, जिसे कहते थे लाट। क्या कहते थे? लाट। और इसे कहते थे शीर्ष। इस शीर्ष की क्या विशेषता थी कि पहले लाट की बताता हूं। लाट की क्या विशेषता थी कि ये एक राट पर्वत या फिर पत्थर या फिर एकदम सिंगल पत्थर से बना होता था। इसका वजन लगभग 50 टन के बराबर होता था। और जो इसकी ये हाइट थी ना, ये 40 से 50 फीट के बीच थी। ठीक है, आगे बात करते हैं शीर्ष की। तो शीर्ष में क्या था कि जो इसका शीर्ष था उसमें एक धर्म चक्र का उल्लेख मिलता है कि जो इसका शीर्ष है उसमें एक चक्र रखा हुआ था, जिसमें धर्म चक्र रखा हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके ऊपर पशुओं की आकृति मिलती है, अलग अलग पशुओं की आकृति मिलती है। ठीक है, तो बात करते हैं अशोक के स्तंभ की। तो एक मैंने आपको बता दिया कि इसका जो स्तंभ था वो दो भागों में विभक्त था। एक तो लाट, एक शीर्ष। लाट सिंगल पत्थर था और शीर्ष उसके ऊपर रखा जाता। दूसरी बात, जो इसके स्तंभ थे उनकी कोई नींव नहीं थी, मतलब नींव नहीं थी, ऐसे ही रखी हुई थी। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात करते हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे। कैसे थे? लाल बलुआ निर्मित से। ठीक है, इसके अलावा इसमें नहीं लिखी, मैं एक दो बात और बता देता हूं आपको कि इसके पत्थरों पे क्या हुआ, एक पॉलिश की हुई होती थी। क्या होती? पॉलिश की हुई होती थी। अब हम बात करते हैं ईरानी की। तो ईरानी में क्या होता था, जैसे मैंने आपको ये सिंगल बताया था, उसमें क्या होता था, ये सिंगल नहीं होता, ऐसे भागों में विभक्त होता था। छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया होता था। इसके अलावा इसके क्या होते थे कि जो स्तंभ थे वो गोल थे, उनके क्या होते थे, चौकोर होते थे। इनमें क्या था, अशोक वाले में इनका आधार नहीं था, उनका आधार बनाया जाता था। ये क्या थे, ये किसी ऐसी जगह पे लगाए जाते थे जहां पे लोगों को सलाह दे, लेकिन वो सार्वजनिक जगह पे लगाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अशोक के जो स्तंभ थे वो कुछ स्तंभ मिले, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक तो स्तंभ मिला हमें बसाड़। क्या मिला? बसाड़, जो कहां पे पड़ता है, बिहार का। तो उसे क्या कहते हैं, बसाड़ का सी स्तंभ। क्या कहते हैं? बसाड़ का सी स्तंभ, जो कहां पे मिलता है, बिहार में। उसके अलावा एक मिलता है रामपुरवा का वर्षभ स्तंभ। कौन सा मिलता है? रामपुरवा का वर्षभ स्तंभ, बिहार में। इसके अलावा एक मिलता है रामपुरवा का सी स्तंभ। क्या मिलता है? रामपुरवा
का सी स्तंभ जो मिलता है बिहार में, वो भी। इसका होता है लोरिया नंदगढ़ का सी स्तंभ, लोरिया नंदगढ़ का सी स्तंभ जो भी हमें बिहार में मिलता है। इसके अलावा मिलता है सकीसा का गज, इसके अलावा मिलता है हमें सकीसा का गज स्तंभ जो मिलता है हमें यूपी में। उसके अलावा मिलता है हमें सारनाथ का चतुर्सीय स्तंभ जो मिलता है हमें यूपी में। उसके अलावा हमें मिलता है सांची का चतुर्सीय स्तंभ जो हमें मिलता है एमपी में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये दो खासकर याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और तो आपको ये सारे याद हो ना हो, लेकिन ये दो आपको खास रखने। अब सारनाथ की बात करते हैं। सारनाथ जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, वो कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो सारनाथ में जो उसका शीर्ष है उसमें 4 जो शेरों के चित्र बने हुए हैं जो एक दूसरे से पीठ लगा के बैठे। हम एक बार में देखें तो हम 3 ही शेर देख सकते हैं, चौथा हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें जो शेरों के नीचे जो इसकी पशु चौकी है उसमें 4 पशु है। एक तो जिनका क्रम है घोड़ा, उसके बाद शेर, उसके बाद हाथी और उसके बाद बैल। कौन कौन है? घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। ठीक है, इसके अलावा जिसके ऊपर ये थे पशु थे उसके नीचे एक चक्र बना हुआ है जिसमें कितनी तीलियां थी? 32 तीलियां थी, जिनमें से 24 तीलियों को हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो अशोक चक्र है उसमें अपनाया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा बात करते हैं, जो अब बात करते हैं अशोक के अभिलेख। अभिलेख 3 टाइप के थे। एक तो शिलालेख। अभिलेख का क्या मतलब हुआ कि अशोक ने कहीं पे कुछ लिखवा दिया, जनता के आदेश के तौर पर उनको कम्युनिकेशन के लिए लिखवा दिया कि ये जनता को आदेश दे दिया। लेकिन वो भी उसके कुछ तरीके थे। तरीके क्या क्या तरीके? एक तो था शिलालेख। शिलालेख में क्या होता था कि एक जैसे इतना बड़ा पत्थर ले लिया, उस पत्थर पे लिखवा दिया और उस राज्य में स्थापित करवा दिया। इसके अलावा एक था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यानी एक पिलर सा ले लिया, उस पर लिखवा दिया, वो वहां पे रखवा देते थे। इसके अलावा एक था गुहा लेख, जैसे किसी पहाड़ी को काट के उसमें गुफा बनाएगी और उसमें लिखवाते थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं शिलालेख। शिलालेख थे 14। कितना थे? 14। शिलालेखों का क्या मतलब हुआ कि एक शिला के ऊपर लेख लिखने, और वो लेख कितने थे? 14 लेख थे। तो पहले लेख में क्या था कि पशु बलि एवं समारोह पर पाबंदी, यानी जो पशुओं की बलि देना या फिर ऐसे समारोह करना जो खर्चीले बहुत हो और जिनकी इंसान को जरूरत ना हो, तो उन समारोह पे उसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया पहली के। दूसरे में क्या हुआ कि उसने पशु व मानव कल्याण का उल्लेख किया है। उसने क्या किया? पशु व मानव कल्याण का उल्लेख किया है, यानी जो दर्द इंसान को होता है वो बेचारे जानवर को होता है, ये उसने। और तीसरे में उसने क्या किया कि उसने जनता को बताया है कि आप हर 5वें वर्ष धर्म का प्रचार करो। क्या करो? धर्म का प्रचार करो। तो ये हो गया तीसरे का। उसके अलावा चौथे में उसने क्या है कि धर्म नीति का अनुसरण पर चलने का अनुरोध किया है, यानी धम्म नीति का उल्लेख किया उसने चौथे शिलालेख में। 5वें में क्या किया? उसने महामात्रों की नियुक्ति की है। किसी की? यानी वो जनता के दुख वगैरह सुनने के लिए उसने महामात्रों की नियुक्ति कर दी है। किसमें था? 5वें में। 6वें में क्या था? उसने अपने राज्य में व्यापार और प्रशासन की जानकारी दी, यानी राज्य में कैसा व्यापार होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रशासन किस तरह से चलता है, उसकी जानकारी दी। 7वें में क्या हुआ था? उसका क्या हुआ? धर्मों के बीच सहिष्णुता, यानी उसने बोला था कि जो भी धर्म है एक दूसरे से मिला के रहो, ये उसने सलाह दी। ठीक है, 8वें में क्या था? धम्म नीति कि इसमें क्या क्या उल्लेख किया? उसने सलाह दी आप धम्म नीति, इसमें क्या उसने व्याख्या कर दी कि धम्म नीति ये होती है, इससे ये फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 9वें में क्या हुआ? खर्चीले समारोह पर पाबंदी लगा दी। यहाँ पे समारोह में यहाँ भी पाबंदी लगाई। तो यहाँ पे क्या जो खर्चीले थे जैसे जन्मदिन, विवाह वगैरह पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो अशोक क्या हमेशा ही चिंता में रहता था कि उसके टाइम विभिन्न संप्रदाय थे, बहुत से संप्रदाय थे, और उन सब में क्या था कि उसको ये चिंता रहती थी कि इन सब में असंतोष के कारण कभी मतभेद ना बन जाए। तो उसी अशोक की चिंता के कारण अशोक का विभिन्न संप्रदायों में असंतोष पर चिंतन की व्याख्या की गई। इसके अलावा बात करते हैं तो इसने कहा था कि धर्म के वरदान को सुरक्षित, यानी उसने कहा था कि धर्म ही सब कुछ है अपना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो धर्म जो अशोक के द्वारा स्त्री महामात्रों की नीति, यानी मैंने आपको अभी बताया था कि महामात्रों की नीति 5वें शिलालेख में, लेकिन स्त्री महामात्रों की यानी स्त्रियों को भी हक दिया गया कि आप भी धर्म का प्रचार करो और लोगों से उनके दुख वगैरह सुनो, इसलिए अधिकारी नियुक्त किया जाने लगा। 13वें में मिला कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद में जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में मिलता है। और 14वें में मिलता है धार्मिक जीवन की सलाह, यानी 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक राह पर चलने की सलाह दी है। ये 14 शिलालेख थे। अब क्या हुआ कि जगह जगह इसके अभिलेख मिले, तो कुछ अभिलेखों में 5 मिल गए शिलालेख, कुछ पे 6 मिल गए, कुछ पे 2 मिल गए, कुछ सबका अलग अलग था। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पे मिले। एक मिला था शाहबाजगढ़ी, जिसे कहते हैं शाहबाजगढ़ी अभिलेख या फिर शिलालेख कह सकते हैं, एक ही बात है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो पाकिस्तान के पेशावर में मिला। कहां पे मिला? पाकिस्तान के पेशावर में मिला। ठीक है, इसके अलावा बात है मानसरेरा अभिलेख। मानसरेरा अभिलेख जो पाकिस्तान के हजारा में मिला। कहां पे मिला? पाकिस्तान के हजारा में मिला। इसके अलावा हमें मिलता है काल शिवलेख। क्या मिलता है? काल शिवलेख जो उत्तराखंड के देहरादून में मिलता है। कहां मिलता है? उत्तराखंड के देहरादून में मिलता है। ये अभिलेख क्या सबसे सुरक्षित अभिलेख था अभी तक। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं गिरना अभिलेख। आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गिरना अभिलेख ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उसके अशोक के बाद जो शासक हुए रुद्रदामन और समुद्रगुप्त, उनका भी उल्लेख इसमें मिलता है। इसके अलावा हमें मिलता है एक धौली तथा जोगढ़ अभिलेख। क्या मिलता है? धौली एवं जोगढ़ अभिलेख जो कहां पे है? उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में। इसके अलावा एक मिलता है ईरागुड़ी अभिलेख। क्या मिलता है? ईरागुड़ी अभिलेख जो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा एक मिलता है सोपारा अभिलेख जो कहां पे है? महाराष्ट्र में। एक आपको ये भी खास कर याद रखना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि शिलालेख हो गए, इसके स्तंभ लेख हो गए। अब स्तंभ लेख का क्या हुआ? जो स्तंभ पे कुछ कलाकृति खुदवाई, तो ये क्या करता था? ये स्तंभ पे 7 कलाकृति खुदा जो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन कुछ हम स्तंभ लेख पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। ठीक है, तो स्तंभ लेख में इसने क्या 7 कलाकृति खुदवाई। ठीक है, तो किसी पे 6 का उल्लेख मिलता था, किसी पे 7 लेख लिखवाए, तो किसी पे 6 का और किसी पे 7 का। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इसने जितने भी शिला जो स्तंभ लेख लिखवाए थे वो 6 जगहों से हमें 7 प्राप्त होते हैं, यानी एक जगह 2 शिला स्तंभ लेख प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हमें मिला दिल्ली मेरठ, यानी दिल्ली मेरठ स्तंभ शिलालेख बोल दो या फिर अभिलेख बोल दो, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये पहले मेरठ में स्थापित था, फिर क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ठीक है, एक इसका मिलता है दिल्ली टोपरा। क्या मिलता है? दिल्ली टोपरा जो क्या था? पहले हरियाणा के टोपरा में स्थित था, फिर क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ले गया। ठीक है, अब इसमें क्या करता है? दिल्ली टोपरा में क्या होता है? मैंने आपको बताया कि स्तंभ लेख 7 थे, तो इसमें 7 स्तंभ लेख का उल्लेख मिलता है, बाकी सारों पे 6 का मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक मिलता है लेरिया अर्राज। लेरिया अर्राज और एक है लेरिया नंदगढ़। कौन है? लेरिया अर्राज और लेरिया नंदगढ़ जो कहां मिलते हैं? हमें बिहार में मिलते हैं। एक था रामपुरवा जो हमें बिहार में मिलता है। एक था भाबरू स्तंभ लेख। कौन था? भाबरू स्तंभ लेख जो राजस्थान में मिलता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अशोक का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें अशोक जो बौद्ध धर्म के तीर्थंदे बौद्ध धम्म संघ इनका अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख यह कहां पे मिला? हमें यूपी में। इसमें क्या था कि ये इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कामावती और उसके जो पुत्र थे तरुण, उनका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसके अलावा जो कौशाम्बी, ये पहले क्या था? कौशाम्बी में था। उसके बाद क्या हुआ? जब अकबर का काल आया तो अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद ले गया। कहां ले गया? कौशाम्बी से इलाहाबाद ले गया। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्तंभ लेख 7 थे। इसके अलावा इसके 2 शिलालेख होते हैं। ठीक है, लघु स्तंभ लेख होते हैं जो कि छोटे आकार के थे। ठीक है, तो ये भी हमें 2 मिलते हैं, जो दोनों हमें नेपाल के तराई क्षेत्र में मिलते हैं। नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर का एरिया ना, जो उसमें मिलते हैं। उसमें एक था रुमंदी और एक है निगलीविला। क्या है? निगलीविला। रुमंदी अभिलेख में क्या मिलता है? जीवन का प्रारंभ, अशोक के जीवनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जीवन का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको तीसरा बताया था गुहा लेख का मैंने आपको मतलब बताया था कि किसी पहाड़ को काट के उसमें गुफा का निर्माण करना, वही होता है गुहा लेख। तो इसमें क्या किया? अशोक ने बराबर की पहाड़ियां जो बिहार में है को काटकर क्योंकि ये भी पहले आजीविक संप्रदाय का था, तो आजीविक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया? बराबर की पहाड़ियों को कटाकर आजीविक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, 2 कौन सी थी? कर्ण चौपाट थी, सुदामा थी और विश्व झोंपड़ी थी। इन 3 का निर्माण तो अशोक ने करवा दिया। फिर उसका क्या हुआ?
अगला सबसे बाद दशरथ। दशरथ ने क्या किया, इसमें चौथी गुफा का निर्माण करा जिसे कहा जाता है लोमस ऋषि। क्या कहा जाता है, लोमस ऋषि। ये मानो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों को काट कर 3 गुफाओं का निर्माण किया जिसे कहा जाता है गोपिका, विद्यक, वहदिका। क्या कहा जाता है, गोपिका, विद्यक और वहदिका, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और कहते हैं, जो अशोक के शिलालेख थे, सॉरी जो अशोक के शिलालेख बोल दो या फिर अभिलेख बोल दो, जो अशोक के अभिलेख थे उनको सबसे पहले खोजा 1750 में पेंद्री कैथलेर ने खोजा। किसने, पेंद्री कैथलेर ने खोजा किसने, 1750 में पेंद्री कैथलेर ने। इसके अलावा इनको पढ़ा 1838 में जॉन प्रिसेप ने पढ़ा। किसने, जॉन प्रिसेप ने पढ़ा। इसकी इनकी लिपि थी ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, ग्रीक थी, अर्माइकन थी। यानी इन अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अर्माइनी। जो इसकी भाषा थी वो जो पाली एवं प्राकृत, ठीक है। क्या थी, पाली और प्राकृत। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले एक तो स्तंभ कला की इसको विशेषता रखनी है। उसके अलावा सारनाथ और सांची का स्तूप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ये 14 शिलालेख में से आपको एक तो ये रखना है, एक ये और ये इतने आपको ये रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसमें आपको सबसे ज्यादा ये गिरना का अभिलेख याद करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको सोपारा का अभिलेख याद रखना है अच्छे से। इसके अलावा ये दिल्ली मेरठ ये आपको सातों याद रखने हैं। सातों नहीं भी याद करो तो आपको ये याद करना है, 1 2 और 3 ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा बात करते हैं तो कौशाम्बी में ये आपको है ही, ठीक है। उसके अलावा आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। और ये गुहा लेख तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बस अगर एसएससी में क्वेश्चन बनेगा तो 90% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ अपना मौर्य काल समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं हम आगे वाला प्लान करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।